हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए अकेडमी। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना, और आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बढ़ाती जा रही हूँ। इसलिए मैंने पहले बेसिक से स्टार्ट किया। क्लास 10th में जो आपका चैप्टर है, हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, आप चैनल पे देख सकते हो, उनकी वीडियोस डली हुई हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और दूसरा एसिड बेस वाला चैप्टर। तो हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आप देख सकते हो कितनी वेरिएशन है क्वेश्चंस की, कि आप लेवल अगर सेट करना चाहो, स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल सिंपल कराए है ना, उसके बाद थोड़े उससे ऊपर थोड़े उससे ऊपर। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के भी मैंने कवर किए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा थोड़े से हाई लेवल के हैं, सो दैट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर अप हो जाए, वो मैं करा रही हूँ। तो डिफरेंट बुक से मैंने क्वेश्चंस पिक किए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज देखो मैंने 2 साइड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इस साइड वाले जो आपकी रिएक्शंस हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में रिवीजन करनी है इन क्वेश्चंस में। तो एक बार रिवाइज कर लें। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर अगर हाइड्रोजन की टर्म्स में कहेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका उल्टा रिडक्शन, रिडक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एजेंट्स आपको बताने हैं। ये बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एजेंट क्या करता है, मैं बार बार बताती हूँ, एजेंट करता है आपकी हेल्प, किसी भी तरह का LIC एजेंट, ये एजेंट है ना, कोई भी आपका जो एजेंट है वो करता है हेल्प। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। तो ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प करेगा? दूसरा वाला आपका कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन में थोड़ी हेल्प करेगा, वो तो दूसरे को हेल्प कर रहा है किसी चीज में। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? साइमल्टेनियस, एक साथ होती है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है एक ही रिएक्शन में। अगर एक आपका कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरा उसको रिसीव करेगा, है ना, तभी आपको ऑक्सीजन का आप कह सकते हो लेना देना होगा, या हाइड्रोजन का होगा, या हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बात करते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पॉसिबल होगा। यानी कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन अकेली नहीं होगी, कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेली नहीं होगी, ठीक है। आप जो शॉर्ट में इस तरह से रिएक्शन लिखते हो ना, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती है, ये आपकी हाफ रिएक्शन है, इसके लिए नहीं कहा जाता। ओवरऑल ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें कहा जाता है कि आपका रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस है, ठीक है। कंप्लीट कब होगी? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा। ये आपने हाफ रिएक्शन लिखी है। तो अगर आप कभी बुक में देखो या कहीं पे भी देखो कि ये रिएक्शन है, इसमें कहीं लिखा हो कि ये ऑक्सीडेशन है, जैसे ये देखो, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपका क्या है? रिडक्शन है। तो ये खाली हाफ रिएक्शन है, इसलिए अकेली आपको दिख रही है। ये कंप्लीट रिएक्शन को 2 टुकड़ों में अगर तोड़ दिया जाए, उसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शंस, कि ऑक्सीडेशन हम अलग लिख लें, रिडक्शन हम अलग लिख लें। बट अगर आप कंप्लीट रिएक्शन देखोगे, वहां आपको पता लगेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। और इसी तरह से आपको रिएक्शन में जो स्पीशीज आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है, वो दूसरे को किस में मदद करेगी? खुद वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरे को रिडक्शन में हेल्प कर रही है, ठीक है। ऐसे ही जो खुद रिड्यूस हो रही है, वो दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रही है। तो वहां से आपको पता लगेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पहले निकालना है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन में हेल्प करे। मतलब जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। बस ये चेक करना है, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4 अमोनिया प्लस 5 मॉलिक्यूल्स O2 के हैं, और आप यहाँ देख सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बना, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है? मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन ना कभी भी जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आते हैं इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, मतलब दोबारा बोल रही हूँ मैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन में मदद करे, जो खुद ऑक्सीडाइज हो। अब यहाँ पहले पता करो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अमोनिया आपका NH था, H यहाँ से नाइट्रोजन वाली दूसरी स्पीशीज देखोगे तो यहाँ H हट गया है और ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कोई भी रिएक्शन है ना, उसमें सबसे पहले यही चेक कर लो, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसको करने से आपको क्या पता लग जाएगा कि कौन एजेंट है ना, उसका अपोजिट आपका एजेंट निकल जाएगा। तो ये अमोनिया हाइड्रोजन अपने अंदर से, मतलब नाइट्रोजन के साथ H हट रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। और इसको अगर देख लोगे तो ऑक्सीजन के साथ H आ जा रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जा रही है, तो वो हो गया रिडक्शन। ये हमें क्या पता करना था? रिड्यूसिंग एजेंट।
जो रिडक्शन में हेल्प करे, मतलब जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज। तो ये हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट। चारों में जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उसको मैं सर्कल कर दूंगी, ठीक है। इसी तरह हर रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन कर रहा है पता करेंगे, एंड फाइनली हमें ये पता लग जाएगा कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फाइन, चलो Fe2 अगली रिएक्शन है आपकी, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। ये ऑक्सीडेशन कर रहा था, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो मतलब इसको हेल्प कर रहा था रिड्यूस होने में। कैसे, देखो वो भी देखो, ये अपना H इसको देगा तभी ये वाटर बनेगा, तभी ये ऑक्सीजन से वाटर बनेगा, मतलब रिड्यूस होगा। अगर ये H ही ना दे तो ये इसमें H ऐड नहीं होगा, अगर H ऐड नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं होगा। अगर इसका अपोजिट देख लें, ये ऑक्सीजन अपना इसको ना दे, ठीक है, और यहाँ से H ना ले, तो जाहिर सी बात है ना इसका काम बनेगा ना इसका काम बनेगा। गिव एंड टेक का काम है। रिडॉक्स रिएक्शन इज जस्ट सिंपली हम कह सकते हैं गिव एंड टेक। एक जना आपका हाइड्रोजन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अगला टॉपिक, सॉरी अगली रिएक्शन, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आप नाम भी पढ़ते रहा करो। ये क्या था आपका, एमोनिया, ठीक है। मैं नाम दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ये एमोनिया, क्योंकि जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो हर तरह से पढ़ो ना। हर तरह से पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको कंपाउंड्स के नाम पता लगते जाएंगे, रिएक्शन क्या लिखनी है वो पता लगता जाएगा, सब कुछ ही। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, बाकी आपको पता ही है ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ये आपको पता है तो पढ़ चुके हो। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। और आयरन सिंपल है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये आप पढ़ चुके हो। अच्छा बाकी करते हैं हम। हाँ, तो आयरन आपका यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है, हट रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब याद करो इसको, जब भी क्वेश्चन करो बहुत कूल माइंड होके करो कि ऑक्सीजन हट रहा है, जुड़ रहा है, क्या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन हट रहा है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। ये हो गई रिडक्शन, ठीक है। RED ऊपर N लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन का। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन देखो ऐड हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हेल्प कर रहा है आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट होने में, ठीक है। अच्छा अगली रिएक्शन वाटर है, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी F2, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये आपका कंपाउंड है हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड। जैसे HOCl होता है ना, ये आपका आप लोगों ने एसिड्स नहीं पढ़ रखे हैं, HOCl, HOF, तो हाइपो करके एक वर्ड आता है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो, इस तरह की फर्दर आगे सीरीज है। इसका बेशक आप नाम नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको अभी कहीं पे यूजुअली रिएक्शन में इस लेवल पे नहीं पूछा जाता है। तो हम बाकी नजरिए से देखते हैं, बाकी हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। H2O, ठीक है, और यहाँ क्या है F2, इसको देख लेते हैं पहले। फ्लोरीन से HF, यानी यहाँ का जो फ्लोरीन था यहाँ का फ्लोरीन, यहाँ पे H नहीं था, यहाँ H ऐड हो गया, यहाँ H ऐड हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, ठीक है। अभी मैं एक बारी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो इस वजह से हो सकता है कि शायद एक बारी आपको समझने में दिक्कत होगी। यहाँ F2 से मैं HF, हम F2 से HOF भी तो कर सकते थे, मैंने यही क्यों किया, ठीक है। अब देखो दूसरा चेक करते हैं, अगर F2 से HOF होगा तब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, तो आप क्या समझोगे कि क्या हुआ है, नहीं समझ में आ रहा ना। चलो यहाँ से देखते हैं, वाटर से HF हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ, यहाँ से तो हमें नहीं क्लियर पता लग पा रहा है, लेकिन यहाँ से पता लग पा रहा है ना, क्यों, वाटर आपका H2O था, H2O से आप यहाँ जरूर आ सकते हो, यहाँ अगर जाओगे यहाँ दो एलिमेंट्स आ जा रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना, H एक कम हो रहा है, F आ जा रहा है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये रिएक्शन देखो थोड़ी सी डिफरेंट आई है, थोड़ी सी, ये रिएक्शन आपका जो इस तरह की रिएक्शंस आती है ना, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाला जाता है। आप लोगों ने अभी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की नहीं है, क्योंकि वो 10th के लेवल पे नहीं होता है। बट स्टिल समझाने के लिए अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में करें तो वाटर से जब आप HF करोगे ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो एक्चुअल में ये रिडक्शन है।
ठीक है, और ये फिर यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ, और ये है ऑक्सीडेशन। कभी कभार इस तरह की थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आ जाए तो आप कर सको, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। तो ये हो गया रिड्यूस, ये हो गया ऑक्सीडाइज। क्या बताना था अब हमें? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो आगे। H2 + O2 वाटर। अब ये तो इधर तो एक ही बन रहा है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ देखोगे तो कुछ और होगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन। तो यानी पता ही लग गया देख के, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस और ये वाटर बन रहा था। क्लियर? तो आपको पता लग गया रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। अब बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे। यहाँ देख सकते हो आप, जो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ आपको देखना है कौन कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये है आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसका नाम लिख दूं मैं, नया आया है आपके लिए कंपाउंड, वेनेडियम पेंटा मीन्स 5, पेंटाऑक्साइड। ठीक है, वो बाकी आपका ये कैल्शियम है, ये वेनेडियम, वी आपका वेनेडियम होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। वेनेडियम आपका होता है जो बीच वाले आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपने 20 तक तो याद कर रखा होता है, जिसने 30 तक याद कर रखा होगा उसे पता होगा। 20 के बाद 21, 22 जब आगे चलोगे ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वहां आता है 23 एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो, तो कैल्शियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम और वेनेडियम। अब जरा देखते हैं कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज। वेनेडियम से, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से वेनेडियम पे जब हम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। और तो कहीं वेनेडियम है नहीं, ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिडक्शन। ठीक है, और यहां से यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे बार बार? जो ऑक्सीडाइज हो रहा था वो रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये है आपका यहाँ पे आंसर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वेनेडियम में कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरे को हेल्प कर रहा है कैल्शियम को ऑक्सीडाइज होने में। तो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अगला, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ऑक्सीजन हट गया, मतलब रिडक्शन। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जो मैंने क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, आपने ऑलरेडी पढ़ तो लिया ही है, आप क्या क्या करो, पॉज कर दो वीडियो। क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देख लिए थे ना, पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, फिर वीडियो देखना, फिर उसके बाद चेक करो कि कितना आपको आया, कितना नहीं आया। जहां जहां आंसर गलत होगा वो आप यहां से करेक्ट कर लोगे, बाकी आपको पता भी लग जाएगा कि कितना आपका टॉपिक तैयार हो गया है ना। ये एक तरीका है खुद को आप कह सकते हो टेस्ट करने का, एनालाइज करने का कि आपका टॉपिक कितना प्रिपेयर हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, और H2 से H2O, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो आपकी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है वो किसकी तरह काम करेगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, बाकी इसमें नाम तो आपको सबको पता ही है ऑलरेडी। अच्छा, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाम पता ही है आपको, जिंक और कॉपर। ठीक है, अब यहां कैसे पता चलेगा? क्योंकि सल्फेट सल्फेट वाली चीज है खाली, है ना। तो अगर यहां पहचानना पड़े कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे पता लगेगा? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से अगर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ये है आपकी रिडक्शन और ये है आपकी ऑक्सीडेशन। जो अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अगर इसको वैसे आप समझो तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में तो बड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ रखा तो आप ऑक्सीजन की टर्म्स में करना चाहो कि इस कंपाउंड में एक्चुअली जिंक इसको रिप्लेस कर रहा है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू कॉपर, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है मेटल्स रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को आप उस तरह से भी समझ सकते हो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा?
दूसरे वाला जो एलिमेंट है उसकी जगह को रिप्लेस करेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करता है। ठीक है, तो रिडक्शन हो गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन। दूसरा ऑक्सीजन के टर्म्स में कर सकते हो, ये यहाँ पे अपना ऑक्सीजन हटा ही रहा है, एक तरह से सल्फेट का ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो उस तरह से भी करना चाहो तो कर सकते हो। सो फाइनली जो स्पीशीज आपकी रिड्यूस हो रही है वो है कॉपर सल्फेट एंड ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा Pb3O4। ठीक है, ये है आपका लेड ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? लेड ऑक्साइड, ये जनरल नेम है। ठीक है, पीबी एक्चुअली में ये रेड लेड है, लेड की अलग अलग स्पीशीज होती है ना, ऑक्साइड की। तो इसका आपने देखा होगा आयरन 3 ऑक्साइड लिखा होता है, लेड 3 ऑक्साइड, लेड 2, वो क्या है? वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इसके ऊपर कितना चार्ज है लेड के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज़ आप डिटेल में मत जाओ, इन जनरल नाम अगर जानना चाहोगे तो ये लेड ऑक्साइड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होगा? लेड क्लोराइड, है ना, क्लोरीन लग गया तो जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था 2 Cl है तो डाई क्लोराइड नहीं बोलोगे, डाई वर्ड नहीं आएगा, इट्स जस्ट 2 जो नंबर आपका आया वो किस लिए आया है कि सॉल्ट आपका वैलेंसी एक्सचेंज होती है उसकी वजह से आ रहा है ना। तो आपने लेड क्लोराइड बोलना है, लेड डाई क्लोराइड नहीं बोलना है, वो नाम गलत है। लेड क्लोराइड, लेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, वाटर। ठीक है, ओके, Pb3O4 से देखो PbCl2 अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, क्लोरीन लग जा रहा है। क्लोरीन को हमें नहीं देखना लेकिन ऑक्सीजन हट रहा है ना। ऑक्सीजन अगर हट रहा है इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इस तरह से करके लिखती, बट वैसे लिख दे रही हूँ, मतलब ये आपका रिडक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन, खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, यहां से यहां अगर देखो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी स्पीशीज आपकी HCl, HCl से आप Cl2 देखो या फिर H2O देखो। HCl से अगर आप Cl2 पे जाओगे तो आपको क्या पता लग रहा है कि हाइड्रोजन हट रहा है। हाइड्रोजन हटना मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, या यहां से भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन भी बढ़ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, बट ये चीज़ें जो आपकी डिटेल में समझने वाली हैं, यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई है, ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। यहाँ से आप सिंपली ये पहचान सकते थे आसानी से कि रिडक्शन कौन कर रहा है। 2 ही चीज़ थी, अगर सपोज करो ये ऑक्सीडेशन शो करता तो पता लग जाता कि दूसरी वाली रिडक्शन शो कर रही है, उससे आप पता लगा लेते कि ये आपका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है? सो ये हमारे क्वेश्चंस थे किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, और एजेंट्स हमने पता लगाए, कुछ नए कंपाउंड्स भी देखे और कुछ नई तरह की रिएक्शंस देखी। राइट, ओके, एक और तरह का क्वेश्चन है आपके सामने अब, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शंस जिनमें एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, जिसमें हीट आपकी इवॉल्व होगी, एग्जिट होगी। ठीक है, रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, हीट इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व, सब एक ही बात है। ठीक है, एग्जिट होना एनर्जी का। एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स अंदर आना, एंटर करना, यानी कि आपकी एनर्जी, थर्म मीन्स तो हीट ही रहेगा, हीट आपने एब्जॉर्ब करी या एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करी या किसी रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे मत समझना कि हर बारी, जहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है डिल्यूशन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन यहाँ दोनों में है। कई बार बच्चे डिसोल्यूशन से रट्टा मार लेते हैं, डिसोल्यूशन मतलब यही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन दोनों के आंसर डिफरेंट हैं। अभी बताती हूँ कैसे। सबसे पहला है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एनर्जी हमेशा चाहिए होगी। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। ठीक है, डीकम्पोज करना, किसी को तोड़ना है, तोड़ने में एनर्जी तो लगेगी ना भाई, जब तक आप ताकत नहीं लगाओगे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन है। रिएक्शन में आपका फेरस सल्फेट अगर है, उसमें कंपाउंड जो आपका पूरा है उसमें एटम्स जुड़े हुए हैं, बॉन्ड्स हैं उनके बीच में, बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तभी वो डीकम्पोज होगा। कैटायन एनायन में किसी ना किसी फॉर्म में तो एनर्जी चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, चाहे कोई सी भी एनर्जी। राइट, तो डीकम्पोजिशन हमेशा क्या होगी? एंडोथर्मिक, जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कोई भी चीज़, आपका कोई भी कंपाउंड डीकम्पोज करने में। ठीक है, अच्छा आगे, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब
यहाँ पे डाइल्यूशन से मत कोरिलेट करो, ऐसे सोचो। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाना। डाइल्यूट करना मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, उसमें आपने पानी मिलाया। ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। अगर किसी को नहीं याद आता तो ये याद जरूर आ जाएगा कि एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, है ना। मैंने बताया हुआ है एसिड आपका जो इसकी रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। बहुत आप अचानक से अगर सपोज करो आपने बीकर में नीचे एसिड ले रखा है, ऊपर से आपने पानी डाला, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या है? एसिड। पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो। पानी की प्रॉपर्टी है ना कि वो ठंडा है, शांत है। एसिड की तो प्रॉपर्टी नहीं है, एसिड तो चीज़ों को जलाता है, ठीक है। अगर आप इन जनरल सोचो तो आम अगर किसी इंसान को समझाना है तो क्या समझोगे? यही समझोगे ना। तो अगर सपोज करो आपने एक जो बीकर था उसमें एसिड ज़्यादा है, पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल रहे हो, जो एनर्जी रिलीज होगी वो एब्जॉर्ब करने के लिए कौन एब्जॉर्ब करेगा? शांत कौन करेगा? उसका जो चीज़ ठंडी होगी। ठंडी तो है, ठंडा आपका क्या चीज़ है? उसमें से पानी है, राइट। ठंडे का मतलब ये नहीं है कि उसको टच करो हीट और वो, उसका कहने का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टी कि वो हीट एनर्जी रिलीज करे या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, इस चीज़ को। पानी अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, उसमें आप एसिड डालोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो पूरे पानी, जितना आपका पानी का अमाउंट ज़्यादा था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब वो आपका जो एसिड, जो आप रिएक्शन करवा रहे थे एसिड और पानी वाली, वो अचानक से स्प्लैश, छिट्टा उसका बाहर नहीं आएगा आपके ऊपर, ठीक है। और सपोज टेस्ट ट्यूब में भी अगर आप ये कभी ट्राई करना, कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं जो लैब में ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ, नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एसिड लेते हैं और उसमें से ऊपर से पानी डालते हैं, फटाफट से ठंडा पानी डाल देते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब फट जाती है। ये रिस्की चीज़ है, वैसे करना नहीं चाहिए, बट इन केस अगर सपोज करो कई बार किसी ने देखा होगा किसी को परफॉर्म करते हुए, या कहीं आपने नेट पे देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब आपकी इस तरह से रिएक्ट होकर वो फट जा रही है, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण ही होती है। तो ये आपको पता लग गया कि डाइल्यूट करना सल्फ्यूरिक एसिड को, मतलब एसिड के अंदर आप जो भी आपका कंसंट्रेटेड एसिड था उसमें आपने पानी मिलाना है, ठीक है। बट कीप इन माइंड एसिड में पानी नहीं मिलाते, पानी में एसिड मिलाते हैं, ठीक है। कभी भी ये आपको लैब में करना हो, कहीं कुछ भी करना है, जो भी आप, क्योंकि 10th वाले बच्चे हो, आगे जाओगे, है ना, प्रैक्टिकल करोगे या उसके बाद फर्दर आगे कोई BSc MSc करेगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही, अगर इन केस कोई करता है तो। इसलिए ये ध्यान रखना एसिड में पानी नहीं मिलाना, पानी में एसिड मिलाना है, सो दैट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपका पानी एब्जॉर्ब कर सके और उसका नुकसान ना हो, उसके छिट्टे बाहर ना आ सके, ठीक है, एसिड आपके ऊपर ना गिर सके, ठीक। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये क्लियर हो गया। अगला है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और सोडियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये भी आपको पता है। दो चीज़ें पता है कि सोडियम रिएक्टिव है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ना छोटी छोटी गोलियां सी आती हैं, पैलेट्स बोलते हैं उनको, पैलेट, टैबलेट जैसी होती है, मतलब उसको आप नॉर्मली अगर मतलब आपके हाथ में पानी होगा ना और आप उसको पैलेट को सपोज करो टैबलेट को हाथ से पकड़ते हो, वो एक तो मेल्ट बड़ी जल्दी हो जाती है और वो गरम गरम आपको लगने लगेंगी अपनी उंगलियां, ठीक है। ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसका कारण क्या है? सोडियम रिएक्टिव है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जब पानी में मिलेगा आयंस टूटेंगे, ठीक है, एंड वो आपकी एक तरह से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर किसी बीकर में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो टैबलेट्स डाली और ऊपर से पानी डाला, उसको थोड़ा सा हिलाओगे वो एक तो घुल जाएगा बड़ी जल्दी, और बीकर अगर टच करोगे तो वो गर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ चीज़ें तो देखो ऐसा होता है कि विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपने लैब में करके देखी होती तो पता लगता है, ठीक है। कुछ आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे सोडियम रिएक्टिव है या सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने पानी में मिलाया, उसको डिजोल्व करोगे तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कुछ चीज़ें तो आपने हो सकता है कहीं एक्सपेरिमेंट में पढ़ी होगी, जो आपकी बुक में एक्टिविटीज़ दी होती हैं, एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं, या रिएक्शंस आप कई बार अगर कोई बिल्कुल ही ऐसी रिएक्शन है जो आपने कहीं नहीं पढ़ी, वो तो याद करनी पड़ती है क्योंकि आपने कभी कहीं पढ़ी नहीं है और लैब में भी ट्राई करके नहीं देखा है, तो आपको आइडिया नहीं है कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, ठीक है। ओके, आगे क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है तो सॉल्ट, ठीक है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन पानी में अगर उसके आयंस अलग अलग करने हैं, या तो आपका सॉल्ट ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, जैसा कि NaCl,
लेकिन मैंने आपको बताया था ना सॉल्ट किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पार्ट हमने किया था, राइट। ये हमने किया था एसिड बेस वाले चैप्टर में। अब देखो वो सेकंड वाला चैप्टर और यहाँ ये वाला चैप्टर रिलेट हो रहा है, तभी मैंने कहा कि सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड अगर आप ध्यान दो, बेस मैं ले लेती हूँ, सपोज करो एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड मैंने ले लिया HCl। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन ये आपका वीक बेस है, तो सॉल्ट जो आपका बनेगा वो उसके हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली। तो उसको, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में हमें थोड़ा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो पानी में आपका डिजॉल्व होगा, घुलेगा, राइट। तो सॉल्ट आपको जो वैसे भी ये वाली जो रिएक्शन है ना, देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था, ये क्या था, एसिड। ये रिएक्शंस जो होती हैं जहाँ एसिड या बेस पानी में मिल रहा है वहाँ पे वो एक्सोथर्मिक होती हैं। सॉल्ट जो मिलता है डिजॉल्व करना, घोलना, उसमें आपको एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ रही है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको गर्म करना पड़े या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक, ठीक है। तक सो दैट आपको बॉन्ड्स तोड़ने हैं उनके बीच के, NH4Cl के बीच में कैटायन एनायन अगर बन जाए, क्या कैटायन बनेगा, NH4, इसमें अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ना NH4Cl, तो NH4 पॉजिटिव कैटायन बनेगा, NH4Cl, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, है ना, कैटायन एनायन बनेगा। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। कोई भी रिएक्शन आपको आएगी, हो सकता, जरूरी तो नहीं कि सारी पढ़ी हुई आए एग्जाम में, उसको ध्यान से देखना पहले तो कि उसमें एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, कुछ तोड़ना पड़ रहा है या इजिली अगर कोई चीज़ रिएक्टिव होगी तो वो इजिली रिएक्ट कर जाएगी, है ना। जो इजिली रिएक्ट कराएगी वो वहाँ पे हमेशा आप ये कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी हो सकती है, तो उस केस में आपको एक्सोथर्मिक ही आंसर आएगा। और कहीं पे आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने हो, फिर आपको कुछ नया मतलब छोटे कंपाउंड्स बनाने हैं या घोलना है, किसी चीज़ को डिजॉल्व करना है, सॉल्यूबल किसी चीज़ को घोलना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबलाइज करना है, वहाँ आपकी सब जगह रिएक्शन में एनर्जी क्या कहोगे आप, रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। वो कैसी रिएक्शंस हो जाएंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने किया, एक टॉपिक हमने किया था वो वाला जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किया, ये हमने किया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये अब आज थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज ही पता लगाना है, सिंपल सी चीज़ है ना। आपने जस्ट ये इनमें 5 ऑप्शन, मैंने आपको 5 इसके कह सकते हो टाइप्स दी हुई हैं। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक, बर्निंग ऑफ एलपीजी जलेगी तो क्या होगा, हीटिंग ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आई होप सबको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट, रेड हॉट का मतलब होता है उसको बहुत गर्म करना, ठीक है, वो ताकि लाल जैसा हो जाए। वेल्डिंग होती देखी किसी ने, जो आप 2 आयरन के टुकड़ों को जोड़ते हो, चिंगारी निकल रही होती, कई बार किसी ने देखी होगी, अगर ऐसा आते जाते किसी ने देखा होगा तो वो रिएक्शन। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध का दही बनाना, ठीक, दिमाग का दही नहीं, दूध का दही। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड एमोनियम क्लोराइड, ये 5 आपके टाइप्स हैं। इसका आपको बताना है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, और इसको मैं करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। आपने करना क्या है, जस्ट बड़े ध्यान से देखना। केमिकल चेंज मैंने फिजिकल चेंज आपको बताया हुआ है, जहाँ पे सिर्फ स्टेट वगैरह चेंज हो रही है वो फिजिकल चेंज है, जहाँ कुछ नया बन जा रहा है दैट इज केमिकल चेंज। थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, बाकी इसको हम कंप्लीटली अच्छे से डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो हमें करना है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। एंड इसके अलावा हमने 2 टॉपिक्स आज कवर किए, 2 नए टॉपिक्स किए, उसके क्वेश्चंस हमने नहीं किए हुए थे। तो आप लोग इसी तरह रेगुलर आते रहिए, रेगुलर क्वेश्चंस देखते रहिए। बाकी आपके जो भी सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। एज यू नो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो आपके डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चेंजेस हैं, कुछ कोई भी क्वेरी करनी है वो भी आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको, किसी का आंसर फिगर आउट करना है, वो भी बता सकते हो, ठीक है। सो रेगुलर आप लोग पढ़ते रहो। जो लोग अभी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ई एकेडमी एजुकेशन, ई एकेडमी स्कूल, दोनों को सब्सक्राइब करके रखो। हिट द लाइक बटन, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग टीचर्स, जितने भी मतलब वीडियो शूट करके डालते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड शेयर करोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे बेनिफिट ये होगा कि और लोगों को भी पता लगेगा, एंड हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। कई बारी हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है, बट समझाने का तरीका किसी का हमें इजी लगता है, किसी का मुश्किल लगता है, तो दैट वे किसी की हेल्प हो सकती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना ताकि आपके पास
साथ की साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कल वीडियो आने वाली है। कल इन केस कई बार नहीं भी आने वाली होती तो मैं बता देती हूँ, है ना, स्टोरी डाल देती हूँ, तो जो भी है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। फाइन, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ये काम ज़रूर करके आना सो दैट आपको आइडिया रहे कि कितना आपको आता है। और अगर जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियोस देख लेना, चैनल पे ऑलरेडी डली हुई हैं इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो आप वहाँ जाके पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।